हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप देख रहे होंगे 10th क्लास का भौतिक विज्ञान का नोट्स। तो आज हम 3 चैप्टर मानव नेत्र का नोट्स दिखाएंगे और पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन का भी वीडियो हम यूट्यूब अपलोड कर दिए हैं इससे पहले, जो कि आप यूट्यूब चैनल में जाकर हमारे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, जो कि यहाँ पर है मानव नेत्र। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेट होते रहें और इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। ठीक है। नेत्र, जो कि मानव नेत्र है, पाठ का नाम नेत्र। तो नेत्र का परिभाषा: वैसा प्रकाशीय केंद्र जिसकी सहायता से हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे नेत्र कहते हैं। नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, जो कि नेत्र गोलक है। आँख के गोलीय भाग को नेत्र गोलक कहते हैं। और श्वेत पटल, जिसे जो कि इसे स्क्लेरोटिक भी कहते हैं। इसका परिभाषा देखेंगे। नेत्र के सबसे ऊपरी परत को श्वेत पटल कहते हैं। ठीक है। और आगे की ओर चलते हैं। जो कि स्क्लेरोटिक है उसको श्वेत पटल भी कहते हैं, और यह सफ़ेद और कड़ा होता है। ठीक है। और कॉर्निया के बारे में चलेंगे। कॉर्निया, जिसको स्तक पटल भी कहते हैं। स्क्लेरोटिक के सामने वाले भाग को कॉर्निया कहते हैं। यह एक पारदर्शी झिल्ली है। ठीक है। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया से होकर गुजरती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि वस्तु से जो आने वाली प्रकाश वो कॉर्निया से ही होकर गुजरती है। अब आगे चलते हैं। कोराइड। कोराइड का परिभाषा: स्क्लेरोटिक के नीचे वाले भाग को कोराइड कहते हैं। यह आगे 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है। तो आइरिस, अब आगे चलते हैं। आइरिस आइरिस जो जिसे कहते हैं परितारिका कहते हैं इसे। ठीक है। कॉर्निया के पीछे एक छिद्र पट होता है जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है। आइरिस विभिन्न रंगों का होता है। आइरिस जो होता है विभिन्न रंगों का होता है। आइरिस के रंग का मतलब आँख का रंग का मतलब आइरिस का रंग होता है। यानी कि आँख का रंग जो होता है वो आइरिस के आधार पर ही होता है। आँख का रंग मतलब आइरिस का रंग होता है। पुतली, नेत्र द्वार जिसे कहते हैं। आइरिस के बीच में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। इसका रंग काला होता है क्योंकि इसमें प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता। सिलियरी मांसपेशियाँ, जिसे पक्षमाभी मांसपेशियाँ भी कहते हैं, जो नेत्र लेंस को लटका कर रखती है, उस सिलियरी मांसपेशियाँ कहते हैं। नेत्र लेंस पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, उसे नेत्र लेंस कहते हैं। इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही आगे की चैप्टर का नोट्स जो है डालता रहूं, जिससे सभी बच्चे फ्री में नोट्स देख सकें। आगे की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट: ये जेलोटिन का बना होता है। इसकी क्रिया द्वारा फोकस दूरी घटाई जाती है। ठीक है। आगे को चलते हैं। परिभाषा: दृष्टिपटल आँख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसमें 2 तंतु होते हैं, क्षण तंतु, शंकु तंतु। क्षण तंतु जो प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे क्षण तंतु कहते हैं। और शंकु तंतु किसे कहते हैं? तो जो रंग पहचानने में मदद करता है उसे शंकु तंतु कहते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब के बारे में दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क को सूचना मिलती है। ठीक है। पित्त बिंदु किसे कहते हैं? रेटिना के बीच में
एक ऐसा बिंदु होता है जो उठा हुआ रहता है, उसे पित्त बिंदु कहते हैं। इसमें सिर्फ शंकु तंतु इसमें सिर्फ जो होता है शंकु तंतु ही होता है पित्त बिंदु में। अर्ध बिंदु, पित्त बिंदु के नीचे एक बिंदु होता है जिसे अंध बिंदु कहते हैं। इस पर बने प्रतिबिंब की अनुभूति मस्तिष्क को नहीं होती है। स्पष्ट दृष्टि का न्यूटन दूरी किसे कहते हैं? वह न्यूटन दूरी जिसमें कम दूरी पर रखी गई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, उसे स्पष्ट दृष्टि का न्यूटन दूरी कहते हैं। और इसकी एक और परिभाषा है, वह न्यूटन दूरी रखी गई वस्तु, वह न्यूटन दूरी पर रखी गई वस्तु आँख के द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, उसे स्पष्ट दृष्टि का न्यूटन दूरी कहते हैं। इसे जो है P द्वारा सूचित किया जाता है। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है, सामान्य आँख के लिए न्यूटन दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। निकट बिंदु, आँख के सबसे निकट का वह बिंदु जहाँ पर रखी गई वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, उसे निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, आगे कर चलते हैं। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। आगे कर चलेंगे और दूर बिंदु का परिभाषा देखेंगे। हमारे आँख की दूरस्थ वह बिंदु जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, उसे दूर बिंदु कहते हैं। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सामान्यतः नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। अनंत मतलब ये उसका अंत नहीं होगा। दृष्टिप्रास का परिभाषा देखेंगे। निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिप्रास कहते हैं। नेत्र दोष के बारे में जानेंगे। नेत्र दोष का परिभाषा देखेंगे। नेत्र दोष, नेत्र में उत्पन्न दोष को नेत्र दोष कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का परिभाषा देखेंगे, जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई पड़ती है तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दोष के कारण को देखेंगे तो पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। अब आगे को चलेंगे उपचार। इसका उपचार देखेंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। अब दूसरा देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, जिसमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है तथा दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दोष के कारण हो सकता है, पहला कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना। नेत्र लेंस का आवश्यकता से ज़्यादा पतला हो जाना। उपचार इसका देखेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट, दीर्घ दृष्टि दोष को एक नाम से दूर दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे चलेंगे जरा दृष्टि दोष। एक्स्ट्रा में कोई 2-3 गो दोष है, उसको भी देख लेंगे। जरा दृष्टि दोष, जिसमें निकट की तथा दूर की दोनों वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। दोष के कारण जो है, यह वृद्धावस्था में होने वाला रोग है, जिसमें सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाता है। उपचार इसका देखेंगे तो इसमें बाई फोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। अबिंदुता को देखेंगे, जिसमें उदर्ग तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर पाता है तथा इसका प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में होने पर भी रेखीय वृत्तीय बनती है,
उसे अबिंदुकता कहते हैं। दोष, यह दोष के कारण देखेंगे तो यह दोष कॉर्निया के वक्रता की समृद्धि में कमी होने के कारण होती है। इसका उपचार भी देखेंगे तो इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। मोतियाबिंदु जो है एक एक्स्ट्रा रोग है जो हो जाता है जब आँख की ऊपरी परत पर कोई सफ़ेद परत जम जाती है तो उसे मोतियाबिंदु कहते हैं। उपचार, जो ऑपरेशन के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। वर्णांधता जो है एक कलर ब्लाइंडनेस है। जब लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं हो सकता है तो उसे वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसका कारण जो होता है रेटिना के ऊपर उपस्थित शंकुओं में कमी होने के कारण होता है। नेत्र में कुछ रोचक तत्व हैं जो कि आपको जानना चाहिए, यह इम्पोर्टेंट तत्व है। पहला, जो नेत्र दान करने वाला व्यक्ति किसी आयु और वर्ग अथवा लिंग के हो सकता है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र को निकाल लेना चाहिए, अतः वे नेत्र बैंक को जरूर तुरंत ही सूचित कर देना चाहिए। चौथा पॉइंट है, मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप दंग के रोगी तथा वे व्यक्ति जिन्हें संक्रामक रोग नहीं है वे नेत्रदान कर सकते हैं, यानी कि ये सब रोग वाले व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। वैसा व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस, ज्यामिति, हैजा इत्यादि से संक्रमित व्यक्ति जिनके कारण मृत्यु हो गई वे नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। दान करना तथा नेत्र लेने वाले व्यक्ति दोनों की पहचान गुप्त रखा जाता है। प्रिज्म का परिभाषा देखते हैं, कांच का बना वैसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा रहता है तथा जिनके कोई भी 2 समूह फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं उसे प्रिज्म कहते हैं। आगे की ओर देखेंगे, प्रिज्म की रचना। प्रिज्म में 2 सतह त्रिभुजाकार एवं 3 सतह आयताकार होता है। त्रिभुज का लिखना ये प्रिज्म का चित्र है और ये पूरा एकदम पूरा है चित्र, लेकिन छोटा में ऐसा प्रिज्म होता है, लेकिन पूरा इसको दिखाना है तो ऐसा होता है। त्रिभुजाकार सतह जैसे कि इसमें दिखाया गया है, इसमें लिखा हुआ है। प्रिज्म कोण की नहीं 2 अपवर्तक सतहों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। प्रिज्म यहाँ से सूरज की किरणें गई एक और यहाँ से अलग अलग किरणें निकल गई। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और लाइक कर दिए होंगे और मेरे जैसे जो नोट्स फ्री में यूट्यूब अपलोड कर रहा है उसकी हेल्प कर रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे लाइक सब्सक्राइब करके। आगे चलते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर देख रहे होंगे, ये श्वेत प्रकाश यहाँ पर जाकर प्रिज्म से होकर ये 7 रंग में बढ़ जा रही है स्पेक्ट्रम वर्णपट पर। ठीक है। आगे जाने के वर्णपट क्या है, वर्णपट स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। 7 रंग जिस रंगीन पट्टी पर प्राप्त होती है उसे वर्णपट कहते हैं। वर्णपट में सबसे ऊपर लाल और तथा सबसे नीचे बैगनी होता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, यह प्रयोग 1665 ईस्वी में न्यूटन ने था। ठीक है। अगला पॉइंट जो है
वर्णपट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला वर्णपट जो है शुद्ध वर्णपट, दूसरा अशुद्ध वर्णपट का शुद्ध वर्णपट। किसे कहते हैं, परिभाषा है वैसा वर्णपट जिसमें सातों अंक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे शुद्ध वर्णपट कहते हैं। शुद्ध वर्णपट, दूसरा अशुद्ध वर्णपट किसे कहते हैं, तो वैसा वर्णपट जिसमें सातों रंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो बल्कि नहीं होता है, बल्कि एक रंग के ऊपर दूसरा रंग आच्छादित हो उसे अशुद्ध वर्णपट कहते हैं, ठीक है। और इंद्रधनुष का जो देखेंगे इंद्रधनुष क्या है, तो वर्षा होने के पश्चात जब सूर्य की किरण पानी के बूंदों में प्रवेश करती है तो वह 7 रंग में बट जाती है, जिससे इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, इंद्रधनुष भी दो प्रकार का होता है। पहला प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जो पहला है प्राथमिक इंद्रधनुष, वैसा इंद्रधनुष जिसके रंग लाल तथा नीचे का रंग, ऊपर का रंग लाल तथा नीचे का रंग बैंगनी हो उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो वैसा इंद्रधनुष जिसके ऊपर का रंग बैंगनी तथा नीचे का रंग लाल हो उसे द्वितीयक इंद्रधनुष होते हैं कहते हैं। अब जो कि प्राथमिक दो है इंद्रधनुष, तो प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर देखेंगे, क्या अंतर है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में पहला अंतर है इसकी ऊपरी सिरा का रंग लाल तथा निचली सिरा का रंग बैंगनी होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में पहला अंतर है इसकी ऊपरी सिरा का रंग बैंगनी तथा निचली सिरा का रंग लाल होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष का दूसरा जो अंतर है यह कहता है यह ज़्यादा समय तक टिकाऊ होता है, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में दूसरा पॉइंट कहता है यह कम समय तक ही टिकाऊ रहता है। तीसरा पॉइंट जो है प्राथमिक इंद्रधनुष में कहता है यह काफ़ी मनमोहक होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में कहता है तीसरा पॉइंट कि यह मलिन होता है, ठीक है। और आगे चलेंगे तो पहला एक क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, तो इसे समझेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, तो वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आगे की ओर देखेंगे, जैसे कि दिया है तारों का टिमटिमाना, ठीक है, कोमा ग्रहों का नहीं टिमटिमाना, कोमा तारों का आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, कोमा अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। सूर्योदय एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य जो है चक्रीय चपटी अंडाकार प्रतीत होता है, लेकिन दोपहर के समय वृत्तीय दिखता है। ये सब एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे में एक क्वेश्चन है तो इस सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। पहला तारे क्यों टिमटिमाते, एक क्वेश्चन आया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे क्यों टिमटिमाते देखेंगे, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों के निकलने वाले प्रकाश काफ़ी बढ़ता है, तो कभी चमकीला दिखाई देता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों के निकलने वाला प्रकाश कभी बढ़ता है तो कभी चमकीला दिखाई देता है, और जब घटता है तो धुंधला दिखाई देता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के विभिन्न परतों के घनत्व एवं तापमान बदलने के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तारे तो टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो देखेंगे तारों की तारे के जो प्रकाश है तुरंत पृथ्वी ग्रह जो है तारों की अपेक्षा जो ग्रह है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। यह ग्रह से प्राप्त होने वाली प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, जिसका वायुमंडलीय अपवर्तन नगण्य है, जिससे हमें यह एहसास नहीं होता है कि ग्रह टिमटिमाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि तारों की आभासी स्थिति क्यों होती है, चाहे तारों की आभासी स्थिति क्यों प्रतीत होती है, तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे वायुमंडलीय हवा
के विभिन्न घनत्व वाली परतों का बना होता है। वायुमंडलीय की हवा में जो विभिन्न परतों के बना होता है। पृथ्वी के सतह के नज़दीक वाली परतें का घनत्व अधिक होता है, जबकि पृथ्वी के सतह से दूर वाली परतों का घनत्व कम होता है तथा अपवर्तनांक अधिक होता है, जिसे तारों में निकलने वाली प्रकाश हर क्षण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन हमारी आंखों तक पहुंचने वाली किरण सीधा आती है, इसलिए तारों की आभासी स्थिति दिखाई देता है। और चौथा जो सवाल का आंसर है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य चक्रीय चपटी अंडाकार होता है, लेकिन क्यों दोपहर के समय जो सूर्य है वृत्तीय दिखाई देता है, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज के नीचे होता है या उसके नज़दीक होता है। सूर्य की ऊपरी भाग एवं निचली भाग से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडलीय में असमान रूप से गमन करती है, इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है सूर्य है अंडाकार दिखाई देता है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त कैसे होता है? तो इसका आंसर जानेंगे। जब सूर्य क्षैतिज के नीचे रहता है तो वायुमंडल में अपवर्तन के कारण 2 मिनट पहले ही वास्तविक स्थिति में ऊपर दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार जब सूर्य शाम में क्षैतिज के नीचे रहता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्षैतिज के नीचे सूर्य की प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है तो उसकी आभासी स्थिति से आती है, प्रतीत होती है। ठीक है, प्रतीत होती है। इसलिए सूर्यास्त होने के बाद सूर्य कुछ देर तक दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो जानेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन। जब सूर्य की प्रकाश को धूलकण अणु परमाणु कह सकते हैं अवशोषण करते हैं और पुनः प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग जो है वो नीला होता है। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देना। ठीक है, तो ये सब हम जानेंगे आगे। तो पहले देख लेते हैं रेले का नियम। एक रेले का नियम है जो इसके जानेंगे। तो प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता अपवर्तित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। रेले का नियम है कि प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जो कि ये दिया हुआ है कि आई और व्युत्क्रमानुपाती जो है 1 बटा दिया है, जो तरंगदैर्घ्य का 4 घात दिया है, जहाँ तीव्रता आई से है तरंग इस पद्धति एंगस्ट्रॉम कैसे तो इसको कहते हैं। रुक जाइए 1 मिनट बताते हैं। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उस रंग का प्रकीर्णन कम होता है। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो इसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, आगे को चलते हैं। ठीक उसके विपरीत जिसका तरंगदैर्घ्य कम है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। जैसे बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है प्रकीर्णन, तो उसका प्रकीर्णन जो है अधिक होता है। टिंडल प्रभाव को देखेंगे। उसका परिभाषा, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन की परिघटना दर्शाने वाले प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी कण को जानेंगे। वैसे सूक्ष्म कण जिसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते उसे कोलाइडी कण कहते हैं। टिंडल प्रभाव के उदाहरण को जानेंगे। जब पहला उदाहरण है, जब
धूल से भरे कमरे में सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो प्रकाश दृश्यमान बनता है, उसमें धूल कण दिखाई देता है। और दूसरा उदाहरण के रूप में जानेंगे, जब किसी घने जंगल में सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो जंगल का कुहारा में जल के सूक्ष्म में प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन जानेंगे। एक क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। जब सूर्य की रोशनी वायुमंडल में प्रवेश करती है तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण बैंगनी तथा नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही भी आए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर है कि अंतरिक्ष में न तो वायुमंडल होता है और न ही कर्ण उपस्थित रहता है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बादल सफ़ेद क्यों होता है। इसका आंसर जानेंगे। सब क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बादल जल की सूक्ष्म बूंदों से बना होता है। यह सूक्ष्म बूंद तरंगदैर्घ्य रंगों को प्रकीर्णन करता है और वे सभी रंग मिलकर सफ़ेद रंग का निर्माण करते हैं, इसलिए बादल का रंग सफ़ेद दिखाई देता है और यह सभी रंग मिलकर बादल का निर्माण करते हैं। आगे की ओर चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, खतरे का निशान लाल क्यों होता है। तो जानेंगे इसका आंसर, खतरे का संकेत लाल होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है तथा उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। अधिक होने से दूर तक देखा जा सकता है, इसलिए खतरे का निशान लाल होता है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए होंगे। और मेरा एक बात कहना है कि अगर वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई है या कोई सुधार मुझे करना चाहिए, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अपना राय दीजिएगा। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा, सूर्य उगते और डूबते समय लाल रक्तचाप दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर है, सूर्य उगते समय तथा डूबते समय क्षैतिज के नज़दीक होते हैं, अर्थात काफ़ी दूर रहता है, जिससे निकलने वाला प्रकाश की किरणें में से लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण सूर्यास्त एवं सूर्योदय होने के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। और अंतिम क्वेश्चन है कि सूर्य दोपहर में सफ़ेद दिखाई क्यों देता है। इसका आंसर देखेंगे कि दोपहर के समय ठीक सूर्य जो होता है सिर के ऊपर रहते हैं, जिसके कारण उसे बहुत ही कम दूरी तय करनी पड़ती है तथा उस समय नीले तथा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए सातों रंग मिलकर सफ़ेद रंग का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। और वीडियो पूरा देखने के लिए और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।